वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 138 है यूपीपीएससी के लिए। और टॉपिक है इसमें सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास से रिलेटेड 8 से 9 प्रश्न या 7 प्रश्न या 10 तक प्रश्न जो है यूपीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विस स्टडी के। ये जो सीरीज़ चली है इसकी आप पेड टेस्ट सीरीज़ जो है परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, एक नंबर है वहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके। और जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो है कुछ एक समस्या हो सकती है। कौन सी है वो समस्या इनमें से? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना करने का कोई भी उपकरण या तरीका हमारे पास है ही नहीं। अतः भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अगर ये प्रश्न अलग से पूछा जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सबसे पहले निश्चित किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए वर्ष 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया। इस सीरीज में 25 प्रश्न हैं, मतलब इस टेस्ट में 25 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष 1949 में पीसी महालनोबिस। तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गाडगिल और वी.के.आर. राव इस समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? कौन सी है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास। तो संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ जो है वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा 1968 में यानी 6 से 8 7 सालों के बाद 5 से 6 सालों के बाद जीव विज्ञानी पॉल एरलेज की पुस्तक द पॉपुलेशन बम में हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से जो विकास हुआ वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर सी। तो पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद भी है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी है, खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। ठीक है। तो स्पष्ट हो जाता है कि खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति कर दो, भूमि सुधार कर दो, जोतों की हदबंदी कर दो, सभी के सभी। सारे करेक्ट हैं ये। तो भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू तो थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, चौधरी चरण सिंह नहीं थे।
तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते, अतः चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? और दूसरा कौन सा है, दूसरा पूछ ले तो। पहला तो चीन है, दूसरा है भारत। तो चीन जो है सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, और चीन के बाद दूसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक, सभी को पता होगा। तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद दूसरा है केरल और तीसरा है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में किसान बही को कब लागू किया गया है? प्रश्न कई बार पूछा है यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। इसका उत्तर है 1992। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को वर्ष 1992 में लागू किया गया। मैच करने के लिए पूछा कई बार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ताज निकलने की अवस्था। तो ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है कितना? सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। तो भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है, और भारत में सकल जोतों में 68.45% सीमांत जोतें, 17.62% लघु जोतें, 9.56% अर्ध मध्यम जोतें और 3.8% मध्यम जोतें तथा 1% से भी कम बृहद जोतें हैं। यानी कुल देखा जाए तो 0.57%। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? इनमें से कृषि की गति धीमी है भारत में, ग्रामीण निर्धनता है इसलिए। शहरी निर्धनता से को तो क्या मतलब इसका? कुशल श्रमिक और शहर से गांव की ओर पलायन में भी गलत है, रिलेट ही नहीं कर रहा। तो देखिए, ग्रामीण निर्धनता किसानों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है, ठीक है। और जो किसान मतलब जो लोग खेती करते हैं भारत में, भारत की जो अधिकांश जनता जो कृषि कार्यों में लगी है वो शहरों के बजाय गांव में निवास करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही कटेगा। अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जबकि शहर से गांव की ओर पलायन सर्वथा सत्य है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? 142%। तो कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत की औसत फसल गहनता है 142%। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कहाँ हैं? सर्विस सेक्टर में लगे हैं क्या? नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, कृषि क्षेत्र में। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं, और उत्तर प्रदेश के कुल कृषक कर्मियों में कृषक 29%, ठीक है, जबकि कृषि श्रमिक हैं 30.3%। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में प्रारंभ हुई थी 1999 से सन 2000। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1985 से व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर रबी मौसम में वर्ष 1999 से 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर क्या है? 1999 सन 2000। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये मैच करने के लिए पूछ लेता है किसान वही का भाई उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये अलग से ही पूछ सकता है, ठीक है, प्रश्न बनाकर। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है मई 2005। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में प्रारंभ किया गया, और इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ है ये? यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। बी है इसका आंसर। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। उपरोक्त ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हैं ये। तो दिए गए सभी कथन जो है करेक्ट हैं। वर्ष 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन क्रमशः 1992, ठीक है, और 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया। और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। दो कथन है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। यानी पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन है। अभी ऊपर बताया करेक्ट है, सन भी सही है। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय शासन की बात हो रही है, शहरी स्थानीय शासन की नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। ये दोनों अधिनियम सन 1993 में लागू हुए। एक 92, दूसरा 93, लागू 93 में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया, और पंचायती राज के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सभी व्यक्ति क्यों? जो निर्वाचित होंगे उनका क्या? जो निर्वाचित होते हैं वही होते हैं, ठीक है, गलत है। 73 नहीं तो 74 नहीं, बल्कि 73वां संविधान संशोधन ग्राम सभा का बनना अनिवार्य करता है, तो गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। और पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय नहीं है। तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत हो गई, और मध्यवर्ती स्तर पे हो गई मंडल या तालुका पंचायत, और फिर हो गई जिला पंचायत। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती, और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता, याद रखिएगा, यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो। संविधान का 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया, ना कि 74। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। हल्के पंचायत हल्के में मतदाता के रूप में पंजीकृत हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। जो इलेक्टेड है, जो पंजीकृत है वो, ये नहीं कि सारे के सारे, इसलिए गलत है तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 पर आज ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो ग्राम स्थानीय निकाय तो 73वां हो गया ये वाला, और इसका उत्तर क्या होगा नगर पालिका वाले का? 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। तो सामाजिक आर्थिक विकास से रिलेटेड ये 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा।
ठीक है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न ऐसे 7 से 8 यूपीपीसीएस में। बाकी आप इस सीरीज़ की पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ 15 प्लस टेस्ट हैं, उसमें उनका परचेज कर सकते हो। एक टेस्ट में 150 प्रश्न है। ठीक है, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी का।